Good morning, students. Today I am here to teach you the chapter 2nd of class 11, that is biological classification. In the previous chapter we have discussed that how the kingdoms are classified, how we have what is the need to classify the organism. The need to classify the organism is that there are millions of species of plants and animals, and to identify those plants and animals we have to categorize on the basis of similarities and the dissimilarities, and according to that classification we can easily categorize the animal species and the plant species which are there. Almost 1.7 million of species are there, and we will discuss how to categorize these million species, how the scientist has categorized these type of species of plants and animals into different categories. So in this video we will discuss the chapter number 2, that is biological classification. So first of all we discuss what is biological classification. As the term determines that the classification means the arrangement of organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. किसी भी चीज को, organisms को कैसे classify करना? उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे और उनकी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे. जो सिमिलैरिटीज है, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है तो उनको हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे, और जिनके बीच में बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज है उनको हम लोग अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देंगे. ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिसका नाम है एरिस्टोटल, इन्होंने दिया था ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन. इन्होंने बताया था कि क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, तो आपकी ये एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट है, लेकिन इन्होंने जो बताया था दैट वाज द नॉन साइंटिफिक. कोई उसका साइंटिफिक रीजन नहीं था, कोई साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं था इन एनिमल्स को या इन प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए. उन्होंने क्या किया, जैसे हम करते हैं ना, या तो फेल हो जाओगे या तो पास हो जाओगे. ठीक है, या तो आप इंजीनियर बनोगे या तो डॉक्टर बनोगे, दोनों में से कोई एक ही चीज. तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, पहले थे प्लांट्स, दूसरे थे एनिमल्स. ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. एक थे हमारे प्लांट्स और एक थे एनिमल्स. प्लांट्स में कौन से प्लांट्स? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स. दीज वर द प्लांट्स जिसके बेसिस पे हमारे एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया कि ट्रीज क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, हर्ब्स. और एनिमल्स पे उन्होंने कैसे एनिमल्स दिए? एक थे हमारे नो आरबीसीज, जिनके पास आरबीसीज नहीं था, एंड द एनिमल्स विच कंटेन द आरबीसीज. ऐसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ब्लड कंटेनिंग एनिमल्स एंड नॉट कंटेनिंग ब्लड एनिमल्स. ठीक है, उन्होंने ये दोनों चीजों में कैरेक्टराइज कर दिया. नेक्स्ट, हमारा पर्पस क्या था क्लासिफिकेशन करने का? इजीली आइडेंटिफाई कर सके हम ऑर्गेनिजम्स को कि ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते कि अच्छा ये कैट है, अच्छा ये लॉयन है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उनकी इजीली स्टडी कर सके. कि जैसे अगर हमें एक ऑर्गेनिज्म के सारे क्लास पता है, ऑर्डर पता है, स्पीशीज पता है, और हमें पता है अच्छा वो उस किंगडम का है, तो हमें इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे कि अच्छा वो अगर उस किंगडम का है तो इसका मतलब उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही होंगे. वो यूनिसेल्युलर होगा या वो मल्टीसेल्युलर होगा या वो यूकैरियोटिक होगा या वो प्रोकैरियोटिक होगा. देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सेपियंस है, हम लोग का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? मंकीज से, चिंपैंजीज से, जो चिंप्स थे, जो एप्स थे, उनसे हमारा इवोल्यूशन. तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, उसकी स्टडी करने के लिए. तो ये हमारे एरिस्टोटल ने कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या किया, जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने बोला नहीं ये क्लासिफिकेशन कोई मैटर नहीं रखता और ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ही नहीं है, हम इसको कैसे ले लें, कैसे हम इस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते, कैसे हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर, अब कैसे एक ही चीज सब में डाल सकते हो. तो जो हमारे फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो हुआ था दैट वाज गिवन बाय सी लिनेस. इसको याद कर लो ये साइंटिफिक नेम, बिकॉज ये साइंटिफिक नेम आपका 12th क्लास तक आने वाला है अगर आप बायोलॉजी लेने वाले हैं तो. कौन से ईयर में डिस्क्राइब किया था? दैट वाज 1758. In 1758 Carolus Linnaeus has described the term biological classification and he discussed about two kingdom classification. उन्होंने क्या किया, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन को किया। उन्होंने क्या किया, 2 क्लासेस बनाए, जिसमें से फर्स्ट थी आपकी प्लांटे क्लास एंड द सेकंड वाज एनिमेलिया क्लास। उन्होंने टोटल 2 क्लासेस ही सिर्फ बनाए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने 2 क्लासेस, उन्होंने क्या किया, ना तो उन्होंने बीच के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें छोड़ दिया कि चलो जैसे मैं हूँ मुझे डॉक्टर बनना है और मेरी कोई एक फ्रेंड है उसको इंजीनियर बनना है, ठीक है, लेकिन बीच में उसकी ड्राइंग अच्छी है, वो आर्ट्स में अच्छी है, इन सब में अच्छी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ 2 ही कैटेगरी रखेंगे, या तो इंजीनियर बनोगे या तो डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे पास दूसरा कोई और ऑप्शन ही नहीं। तो उन्होंने जो बीच के ऑप्शन थे वो सारे खत्म ही कर दिए, उन्होंने यूज ही नहीं किए उन ऑप्शंस को। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है, जिसमें से जो पहला किंगडम था दैट वाज किंगडम प्लांटे। प्लांटे किंगडम में उन्होंने क्या क्या ऐड किया, ही एडेड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मॉसेस, फंजाई, प्लांट्स एंड मेनी अदर फर्न्स वगैरह, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है आपके, सिंगल सेल्यूलर है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर है। साइनोबैक्टीरिया भी वही चीज है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सब खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। मॉसेस, फंजाई, बट देखो यहाँ पे आ गई ना एक नई चीज, फंजाई। फंजाई को हम कैसे डाल सकते हैं प्लांट किंगडम में, क्यों, क्योंकि जो फंजाई है वो तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाती है, तो जब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाती है तो हाउ शुड वी ऐड दिस फंजाई इनटू प्लांट किंगडम। नेक्स्ट इज प्लांट्स। प्लांट्स को हम लोग डाल सकते हैं इसमें बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एक दिया कि सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, साइनोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, मॉसेस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सो द सेल वॉल विल बी प्रेजेंट इन ऑल दीज क्लासेस, ठीक है। एब्सेंस होगा किसका, लोकोमोशन का। अच्छा होता अगर प्लांट्स भागते, दौड़ते, खेलते, कूदते, क्या फायदा हो जाता, अगर हमने काट के तो चले जाते, कम से कम प्लांट्स की जो स्पीशीज है दैट विल बी प्रोटेक्टेड, नो। सो लोकोमोशन नहीं होता है लेकिन प्लांट्स में उन्होंने क्या बोला कि इस ये जो किंगडम है प्लांटी किंगडम, देयर विल नॉट बी लोकोमोशन, दे विल नॉट रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुली, वो किसी स्टिमुली पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, कुछ भी हो रहा हो इनके पास ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। क्या जब हम इन्हें काटते तो ये दौड़ के चले जाते, नहीं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, काट रहे हो काट दो, अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बेसिस पे क्लास को किंगडम को डिटरमाइन किया। देन द सेकेंड किंगडम वाज एनिमेलिया किंगडम। उन्होंने इसमें कौन से डाले, प्रोटोजोन्स, ओ माय गॉड, इनमें उन्होंने प्रोटोजोन्स डाल दिए। प्रोटोजोन्स आर द सिंपलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उन्होंने इसको फिर भी एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया। ये तो इसका सबसे बड़ा क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया ना। यहीं से समझ में आ जाएगी कि ड्रॉबैक्स क्या है इस वाली थ्योरी के, ठीक है, क्यों इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो द पर्पस क्या था इस थ्योरी को एक्सेप्ट ना करने का, क्यों आगे और किंगडम्स क्लासिफाई हुए, क्यों आगे साइंटिस्ट ने और स्टडी की, ठीक है। नेक्स्ट वर इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, की स्पाइनल कॉर्ड किसमें होती है, स्पाइनल कॉर्ड किसमें नहीं होती। जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होगी, तो उन्होंने इसीलिए डिस्क्राइब कर दिया कि हाँ इस किंगडम में आपकी सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब एक्स्ट्रा, जैसे अगर कोई हमें टच करेगा या हमें पिंच करेगा तो हमें दर्द होता है, वी रिएक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, कि हम रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी स्टिमुली का, ठीक है। जब हम लोगों का हाथ भी चलेगा तो क्या कहेंगे, हाथ चल गया, तो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। देन दीज आर हेटेरोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। So in the next slide we will talk about the drawbacks and the different kingdoms of classification. In the previous lecture we have discussed about what is biological classification and the two kingdom classification, clear? But in this topic we will discuss what are the drawbacks, why that classification was not accepted, what was the purpose that that classification was not accepted worldwide. So these are the drawbacks of the two kingdom classification. First was prokaryotes and eukaryotes were placed in the same group. In the two kingdom classifications, जो prokaryotes और eukaryotes थे, उन्हें क्या किया, सेम ग्रुप में रख दिया, ठीक है। उसमें ये डिस्कस नहीं किया कि ये prokaryotes है और ये eukaryotes है, तो those both the categories are placed in the
placed in the same group. How can we categorize this unicellular or this is prokaryotes if we placed them all them in the same group? So this is the second drawback. इसीलिए ये था आपका second drawback. यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया. The third drawback was the heterotrophs and the autotrophs were placed in the same group. The organisms which depend on others and the organisms which prepare their own food were placed in the same group. उन organisms को क्या किया उन्होंने same group में रख दिया. तो कैसे classification हो, हम कैसे इतनी millions of species इतने drawbacks, इतने main drawbacks के साथ पढ़ सकते हैं. इसीलिए हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए. क्या नाम था साइंटिस्ट का? अर्नेस्ट हैकेल. In 1886 उन्होंने क्या किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी को जनरेट किया. उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये किंगडम क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो वर्क नहीं करेगा भाई. हम लोगों को नेक्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. हम लोगों को एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी, एक और नया किंगडम बनाना पड़ेगा जिससे जो हमारे ये जितने ड्रॉबैक्स हैं ये हम लोग क्लियर कर सके. जिससे जो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया उनको हम अलग कर सके. यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने सेम ग्रुप में डाल दिया है तो उन्हें भी अलग कर सके. हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को वी हैव प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. वी हैव टू categorize into different groups. So this scientist Ernest Haeckel scientist, ये प्लीज साइंटिस्ट के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. You should learn all the names of these scientists. And he was discussed in 1886 the three kingdom of classification. उन्होंने क्या किया, three kingdoms classify किए. First was Plantae, second Animalia and the third was Protista. उन्होंने क्या किया, ये Plantae में उन्होंने रखे, एनिमेलिया में रखे. ठीक है, जिसके बारे में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हमारे अर्नेस्ट हैकेल को नहीं पता था कि वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है या फिर हम उनको किस क्लास में क्या किस किंगडम में कैटेगराइज करें. उन्होंने क्या किया, उन सबको किस वाली क्लास में कैटेगराइज कर दिया, क्लास प्रोटिस्टा में. उन्होंने क्या किया, उन सब चीजों को एक क्लास प्रोटिस्टा में कैटेगराइज कर दिया. ठीक है, जैसे प्लांटे में उन्होंने मॉसेस डाल दिए, फर्न्स डाल दिए, प्लांट्स डाल दिए, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है आपके प्लांटे वाले क्लास के. ये सब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इन ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल इज प्रेजेंट, सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. तो उन्होंने ये चीज तो अच्छी की कि प्लांटे क्लास में सेम टाइप के सारे ऑर्गेनिजम्स डाल दिए. एनिमेलिया में क्या डाले, जो इनवर्टिब्रेट्स थे और वर्टिब्रेट्स थे, बिल्कुल सेम चीज थी. लेकिन उन्होंने एक नया किंगडम क्लासिफाई कर दिया whose name is Protista, जिसका नाम था आपका प्रोटिस्टा. उन्होंने उस किंगडम में क्या किया, जैसे फंजाई, जैसे डेड डिकेइंग मैटर खाने वाली, जिनको हम लोग ना इस कैटेगरी में डिसाइड कर सकते हैं ना इस कैटेगरी में डाल सकते. तो उन्होंने क्या किया, उठा के एक नई कैटेगरी में डाल दिया. उन्होंने क्या किया, उसको एक नया किंगडम दे दो, उसको एक नया नाम दे दो. तो उन्होंने क्या किया, फंजाई को एक नई किंगडम में डाल दिया, दैट इज प्रोटिस्टा. ठीक है, सेम उन्होंने प्रोटोजोन्स के साथ किया. उन्होंने नहीं पता कि प्रोटोजोन्स को नाम एनिमेलिया क्लास में डाल सकते क्योंकि वो क्या बोलते हैं हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे. तो हम उसको प्लांटे में कैसे डाल देंगे या फिर एनिमेलिया में कैसे डाल देंगे. तो उन्होंने क्या किया, प्रोटोजोन्स को भी अलग कर दिया. उन्होंने क्या किया, उसको भी एक अलग क्लास में, दैट इज प्रोटिस्टा. क्लियर. देन उन्होंने क्या किया, ये एल्गी क्लास को भी ना वो प्लांटे में डाल सकते हैं ना वो एनिमेलिया में डाल सकते हैं. दैट्स व्हाई ही कैटेगराइज्ड दिस इन क्लास प्रोटिस्टा. देन इज बैक्टीरिया, सेम यूनिसेल्युलर है बट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को भी क्लास प्रोटिस्टा में डाल दिया. नाउ व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा या फिर ऑफ किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे ना, तभी तो
फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो उन्होंने दोनों कैटेगरीज को लेके डाल दिया प्रोटिस्टा क्लास में। थर्ड था आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि उन्होंने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपका फंजाई हो गया और आपका बैक्टीरिया हो गया, ये तो क्या है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या किया, यूनिसेल्यूलर और फंजाई जो है हमारा मल्टी सेल्यूलर, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या किया, एक ही कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो ये आ गए ड्रॉबैक्स। अब उन्हें क्या करना था, इन ऑर्गेनिजम्स को अलग करना पड़ता था कि जो यूनिसेल्यूलर है उनको अलग कर दिया जाए, जो मल्टी सेल्यूलर है उनको अलग कर दिया जाए। तो एक और नई क्लास आ गई। स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, अपन को अभी 2 क्लासेस और पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना है, एक नया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लाना है। प्लीज स्टूडेंट्स इजी वे में पढ़िए, आगे बहुत इजी होता जाएगा सब कुछ, अगर जहां जहां आप लोग समझते जाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, या नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद कौन सा किंगडम आया और उसको किसने डिस्कवर किया, इन विच ईयर। सो विल कम टू द नेक्स्ट slide. Fine students? So now in this slide we'll discuss the 4 kingdom classification. How that 3 kingdom classification was declined and was not accepted. That is the reason this 4 kingdom classification was proposed. यही reason था कि जो 4 kingdom classification है वो proposed हुआ, क्योंकि 3 kingdom classification ignore कर दिया गया, वो accept नहीं हुआ, 2 kingdom classification accept नहीं हुआ। नेक्स्ट साइंटिस्ट है भाई हमारे, दैट वाज कोपलैंड, हु डिस्कवर्ड दिस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1956, जिन्होंने 1956 में 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। ठीक है, इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या चेंजेस लाए, उन्होंने एक नया किंगडम जनरेट किया, दैट वाज मोनेरा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्लासिफाई कैसे किया, उन्होंने बोला भाई मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स को रख दो, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में सारे प्रोकैरियोट्स विद न्यूक्लियस वालों को रख दो। ठीक है, एनिमेलिया में यूकैरियोट्स को रख दो, जिसमें मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, और प्लांटे में रख दो यूकैरियोट, जिसमें मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब क्या हुआ, उन्होंने प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, आप लोग ये सोचोगे कि सिंपल सी चीज है कि मैम ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है। ट्रू मतलब ओल्ड न्यूक्लियस होता है, या फिर ये न्यूक्लियस वेल मेंटेन्ड नहीं होता है, वेल जनरेटेड नहीं होता है। ठीक है, और हमारा प्रोकैरियोट्स विद न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स थे लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो वेल मेंटेन्ड था, जिसके ऊपर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, दैट वाज प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, वो थे प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में सारे के सारा न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो गया, न्यूक्लियर कोर भी होगा, एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। सो the kingdom Animalia consists of eukaryotes with multicellular animals. Multicellular means वो reproduce भी करेंगे, वो न्यूट्रिशन भी उनके अंदर प्रॉपर होगा, वो ग्रोथ भी प्रॉपर करेंगे। दैट इज क्लास एनिमेलिया एंड द क्लास प्लांटे। ठीक है, जिसमें मल्टीसेल्युलर प्लांट्स हो गए आपके। अब चलो, अब हमें लग रहा है कि ये क्लासिफाई बहुत अच्छे से हो गए, अब हमें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, एक नए साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा नहीं, हम इस किंगडम को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब लोगों ने उनसे पूछा ना कि मैम क्यों नहीं करेंगे, कि सर क्यों नहीं करेंगे इस वाले किंगडम को क्लासिफाई, हम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते इस किंगडम क्लासिफिकेशन को। तब जो नए साइंटिस्ट आए, R.H. विटेकर, उन्होंने क्या बोला कि इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई जो है वो अभी भी किंगडम प्लांटे में ऐड है। क्यों भाई, आपने फंजाई को प्लांटे किंगडम में क्यों ऐड कर दिया? कैसे आप लोग ऐड कर सकते हो फंजाई को किंगडम प्लांटी में? क्योंकि फंजाई तो आपकी डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाती है ना, वो तो आपकी डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाती है, तो आप इसको कैसे प्लांटी में ऐड कर सकते हो? प्लांटी तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये तो डेड एंड डिकेइंग को खाती है, इसका मतलब ये दूसरे पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। आप इसको कैसे प्लांटे क्लास में डाल सकते हो? तो जो नए साइंटिस्ट है
लेकर इन 1969। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्लीज ये साइंटिस्ट के नेम्स एंड जो ईयर है उसके नेम्स बहुत प्रॉपरली लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपके नीट एग्जाम्स में भी आते हैं एज एन एमसीक्यू क्वेश्चंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके आगे भी काम आएंगे कि ये कौन से ईयर में कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था। ये आपके 12th में भी आएंगे, 11th में तो आप पढ़ ही रहे हो, तो प्लीज इसको प्रॉपरली लर्न कर लेना फॉर द नीट पर्पस ऑल्सो। क्लियर? तो जो ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो फंजाई जो थी ना, जिसकी वजह से इतना सारा ड्रॉबैक आ रहा था, इतना सारा सब कुछ आ रहा था, उसको लेकर के एक नया किंगडम नेम दे दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फंजाई है इसको क्या किया, एक नए किंगडम में डाल दिया। उन्होंने कहा भाई फंजाई तू एक नए किंगडम में चली जा, तू हमारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस फंजाई को एक नए किंगडम में डाल दिया, एक नए क्लास में वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर एंड विच वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके बेसिस पे था, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। दैट मींस कि जो यूनिसेल्युलर होंगे वो इस किंगडम में होंगे, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिफरेंट किंगडम में होंगे। थैलस बॉडी मतलब कि रूट स्टेम्स लीव्स उसमें प्रेजेंट है या नहीं, जाइलम फ्लोएम का प्रॉपर स्ट्रक्चर है या नहीं, इसके बेसिस पे भी था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है, उसके बेसिस पे भी ये क्लासिफिकेशन था। एंड रिप्रोडक्शन, विच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, these all the kingdoms or the animals or plants which are there in these types of kingdom or the species which are present in this type of kingdom were classified on the basis of these few properties. Clear? The 5 kingdom of classification we will